अस्सलाम वालेकुम। बायोस्टैटिस्टिक्स 6th सेमेस्टर BSN KMU। आज जो हमारा यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड यूनिट नंबर 7, जिसका टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सर मोहम्मद औरंगज़ेब साहिब की ये स्लाइड्स हैं, लेक्चरर INS KMU, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 7। देखें, स्टार्ट हम लें तो बायोस्टैट्स की वो एक स्टार्ट आती है कि आपको पता है स्टैटिस्टिक्स दो बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइडेड है। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको इस तरह की एक स्लाइड एक्सप्लेन की थी कि स्टैटिस्टिक्स होती है, एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक होती है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स थी वो आपकी जो पुराने यूनिट्स थे, जहाँ पे आपने पढ़ा मीन को, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब कुछ आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। फिर इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में दो चीज़ें आती हैं, एक है एस्टिमेशन और एक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। देखें, ये सारा तो आप पढ़ चुके हो, पिछले यूनिट्स सारे इसी पे थे। अब आज जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा यूनिट नंबर 6 वो था एस्टिमेशन। उसमें हमने पॉइंट एस्टिमेट पढ़ा और इंटरवल एस्टिमेट पढ़ा, कॉन्फिडेंस इंटरवल डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें भी आप डिस्कस कर चुके हो। आज आपका यूँ समझिए बेसिक स्टैटिस्टिक्स का लास्ट टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, दैट इज़ द यूनिट नंबर 7, जिसको आज हमने डिस्कस करना है। लिहाजा बड़ा ही कंसेप्चुअल जो है ये लेक्चर है, इसको ज़रा समझिए, और बड़ा आसान सा है। क्या कहते हैं कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस होती क्या है? इन्फ्रेंस मैं पहले आपको एक बार बता चुका हूँ। इन्फ्रेंस होता है अंदाज़ा लगाना, कि आप क्या करते हो, अंदाज़ा लगाते हो। अंदाज़ा आप कैसे लगाते हो? आप एक सैंपल उठाते हो, सैंपल, उस सैंपल से आप कुछ डाटा कलेक्ट करते हो और उस डाटा के बेसिस के ऊपर आप एक पॉपुलेशन के बारे में अंदाज़ा लगाते हो। एक पॉपुलेशन के बारे में अंदाज़ा लगाना यानी कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, सैंपल का डाटा क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स। आप बेसिकली क्या करते हो, कुछ स्टैटिस्टिक्स उठाते हो और आप उसके पैरामीटर्स, यानी पॉपुलेशन का डाटा क्या होता है, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स का कंक्लूजन करते हो, पैरामीटर्स के बारे में कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो। सो व्हाट इज इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स? क्या होता है? इट कंसिस्ट्स ऑफ मेथड्स फॉर मेजरिंग एंड ड्राइंग conclusions about the population। क्या करना, स्टैटिस्टिक्स यानी सैंपल से डाटा उठाना और पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूड करना, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। दो तरह की होती है, एक तो एस्टिमेशन है जो यूनिट नंबर 6 में हम पढ़ चुके हैं। आज यूनिट नंबर 7 है जिसमें सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे और हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ेंगे। सो व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग? ठीक है, मैं पहले आपको एक जनरल सी बात समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। कोई भी अगर फर्ज कीजिए रिसर्च है, कोई भी रिसर्च है, आपको बात पता हो कि रिसर्च बायोस्टैट्स के बगैर नहीं होती। फर्ज करें कोई भी रिसर्च है, आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है, एक सवाल आता है, ठीक है, एक सवाल, लेट्स सपोज आपके जहन में एक सवाल आता है, तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहला मेथड जो है साइंटिफिक मेथड, ऑब्जर्वेशंस करते हो। क्या करते हो? ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस कैसे की जाती हैं? ऑब्जर्वेशंस करते हैं आपके 5 सेंसेस, जो 5 सेंसेस हैं, टच, टेस्ट, विजन, हियरिंग, स्मेल, ये 5 सेंसेस होते हैं। आप अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके ऑब्जर्व करते हो अपने इन्वायरमेंट को। ऑब्जर्वेशन से आपको क्या मिलते हैं? ऑब्जर्वेशन से आपको कुछ फैक्ट्स मिलते हैं, फैक्ट्स। उन फैक्ट्स को इकट्ठा करके आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो, एक सोच रखते हो। क्या बनाते हो? एक हाइपोथेसिस। क्या होता है हाइपोथेसिस? एक स्टेटमेंट देते हो, ठीक है, स्टेटमेंट देते हो कि इस तरह से आपकी एक सोच है, अपनी सोच को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बयान करते हो। वो जो स्टेटमेंट है, जो आपकी सोच है, वही आपका हाइपोथेसिस है। और फिर आया आपकी स्टेटमेंट ट्रू है या आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है, इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करते हो? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो। तो आपको पता चलता है कि आपने जो सोचा क्या वो ठीक था या वो गलत था। दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। कैसे? स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस दैट अलाउज वन टू टेस्ट एनी डिजायर
क्लेम अबाउट द पॉपुलेशन। आपका पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कोई क्लेम है, आप कुछ क्लेम कर रहे हो, आप एक बात बता रहे हो, आपने उसको टेस्ट करना है, क्या आप सही इंफॉर्मेशन दे रहे हो या गलत, आपकी बात गलत है। ये आप कैसे बताते हो? स्टडी सैंपल से, आप एक सैंपल को स्टडी करते हो, ठीक है। तो इट अलाउज अस टू यूज सैंपल डाटा, सैंपल से डाटा उठाते हो, उसका एक टेस्ट करते हो और फिर पॉपुलेशन के बारे में क्लेम कर लेते हो कि पॉपुलेशन इस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कहते हैं कि डज क्रेटिनिन लेवल ऑफ पेशेंट्स रिसीविंग अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक इज डिफरेंट फ्रॉम मीन क्रेटिनिन लेवल ऑफ जनरल पॉपुलेशन। कहते हैं, एक बात कर रहा है कि आपके पास फ़र्ज़ कीजिए कि एक जनरल पॉपुलेशन है, जैसे हमारे लोग होते हैं, उनका जो है क्रेटिनिन लेवल है, सीरम में क्रेटिनिन का एक लेवल है, फ़र्ज़ कीजिए 1 है, 1 mg/dl क्रेटिनिन लेवल है। कहते हैं कि कुछ पेशेंट्स हैं जो एक ख़ास किस्म की एंटीबायोटिक ले रहे हैं, उस एंटीबायोटिक से उनके गुर्दों पे बुरा असर पड़ता है और उनका जो क्रेटिनिन लेवल है वो इनक्रीज़ होता है। अब ये किसी की ऑब्जर्वेशन है, फ़र्ज़ कीजिए नर्सिस हैं, उन्होंने ये बात ऑब्ज़र्व की है कि जिन लोगों को एंटीबायोटिक लग रही है उनका क्रेटिनिन लेवल ज़्यादा है और बाकी लोगों को जिनको एंटीबायोटिक नहीं लग रही उनका क्रेटिनिन लेवल कम है। तो जहन में एक सवाल आता है कि क्या ये क्रेटिनिन लेवल इस एंटीबायोटिक की वजह से ज़्यादा हुआ है। जहन में एक क्वेश्चन आया, तो क्या किया, हाइपोथेसिस ड्रॉ कर ली। क्या की? हाइपोथेसिस। सबसे पहले आपने क्या किया है, ऑब्जर्वेशन की है। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है या किसी नर्स की ऑब्जर्वेशन क्या है, उसने ये ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों को एंटीबायोटिक जा रही है उनका क्रेटिनिन लेवल ज़्यादा है, जिनको एंटीबायोटिक नहीं लगी उनका क्रेटिनिन लेवल नॉर्मल है। तो मतलब क्या हुआ कि ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या लिखा या क्या पढ़ा, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि एंटीबायोटिक लगने वालों के क्रेटिनिन लेवल ज़्यादा आते हैं, जिनको एंटीबायोटिक नहीं लगती उनका क्रेटिनिन लेवल कम आते हैं। ये आपकी क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं। इस बुनियाद पे आपने क्या ड्रॉ की, एक हाइपोथेसिस ड्रॉ की। हाइपोथेसिस क्या थी आपकी सोच, अपनी सोच को लिख लिया कि एंटीबायोटिक्स रिसीविंग पेशेंट्स हैज़ हाई क्रेटिनिन लेवल। आपने एक स्टेटमेंट लिख दी। आपकी ये स्टेटमेंट क्या है, आपकी ये स्टेटमेंट एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। आपकी स्टेटमेंट ठीक भी हो सकती है, आपकी स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है, पर बहरहाल अभी तक साबित नहीं हुआ कि आपकी स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है। आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो बस ये आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं। एक दूसरी स्टेटमेंट भी है, फर्स्ट की एक दूसरी एग्जांपल है, डज नर्सिंग स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 6 आवर्स इन लाइब्रेरी स्टडिंग बायोस्टैट्स पर वीक। क्या मतलब है कि आपने ऑब्जर्व किया एक नर्सिंग कॉलेज, उसकी लाइब्रेरी में आपने देखा कि अक्सर पूरा हफ्ता स्टूडेंट्स बैठे हुए और 6 घंटे से भी ज़्यादा वो बायोस्टैट्स को स्टडी करते हैं। अब ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन जो आपने ऑब्जर्व किया उसकी आपने एक स्टेटमेंट बना दी। वो स्टेटमेंट आपकी हाइपोथेसिस है। क्या है हाइपोथेसिस? ये एक क्लेम होता है, आपकी एक स्टेटमेंट है पॉपुलेशन के बारे में। कहते हैं व्हाट इज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करते हो? आप ऐसे टेस्ट करते हो, इट टेस्ट विद अ पॉपुलेशन पैरामीटर। जो पॉपुलेशन का जो वैल्यू है इट इज़ लेस देन, क्या लेस देन है, ग्रेटर देन है या इक्वल टू है स्पेसिफाइड या हाइपोथेटिकल वैल्यू। जैसे अभी आपने कहा ना हाइपोथेटिकल वैल्यू है, जैसे कि आपने कहा सीरम क्रेटिनिन लेवल फ़र्ज़ कीजिए 1.2 है, जिन लोगों को एंटीबायोटिक्स लग रही है उनका क्रेटिनिन लेवल 1.2 है, ये आपने ऑब्जर्व किया और आपने स्टेटमेंट दे दी, और जिनको एंटीबायोटिक नहीं लग रही उनका 1 है क्रेटिनिन लेवल। तो आप हाइपोथेसिस को टेस्ट क्यों करते हो? ये क्या है? ये पॉपुलेशन है, तो दैट इज पॉपुलेशन पैरामीटर। और ये क्या है? ये तो आपने वो कुछ लोगों को चेक किया, आपका क्या है, हाइपोथेटिकल वैल्यू है। हाइपोथेसिस को टेस्ट इसलिए किया जाता है कि क्या आपकी हाइपोथेटिकल वैल्यू पॉपुलेशन की वाकई इक्वल आती है या इससे कम आती है या इससे ज़्यादा आती है। आपने जो सोच है, आपकी जो हाइपोथेसिस है, क्या सच में पॉपुलेशन की ट्रू वैल्यू के बराबर है, या हो सकता है आपकी वैल्यू कम है तो क्या उससे कम है या क्या उससे ज़्यादा है। इस चीज़ को टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन से आपने क्या किया, एक सैंपल उठाया। सैंपल हमेशा पॉपुलेशन से उठाते हैं।
उस सैंपल के आपने स्टैटिस्टिक्स ऊपर अप्लाई की, सैंपल के ऊपर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं और उस स्टैटिस्टिक का एक रिजल्ट आया, जो रिजल्ट है आपकी हाइपोथेटिकल वैल्यू। आप अब चेक करेंगे क्या आपकी हाइपोथेटिकल वैल्यू पॉपुलेशन वैल्यू से मैच करती है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है। इस चीज़ को आपने टेस्ट करना होता है, ठीक है। व्हाट इज अ हाइपोथेसिस? वंस अगेन वही सवाल, हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस कोई नई चीज़ नहीं है, ये एक सादा सी स्टेटमेंट है। क्या है? एक सादा सी स्टेटमेंट है। किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? आपकी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। आप क्लिनिक में थे या आप किसी हॉस्पिटल के किसी वार्ड में काम कर रहे थे, आपने कुछ ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन से आपके जहन में एक स्टेटमेंट बन गई, वो स्टेटमेंट आपकी हाइपोथेसिस है, ये आपका बिलीफ है। आपने जो ऑब्जर्व किया, जो आपका बिलीफ है, वो आपकी हाइपोथेसिस है। और आप अब एवेलुएट करोगे क्या आपने जो सोचा सही सोचा, क्या आपने जो सोचा पॉपुलेशन पैरामीटर के मुताबिक है या नहीं है। इस चीज़ को हमने क्या करना है? टेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल्स को ज़रा समझिए। दो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स। एक ग्रुप है जो नारकोटिक्स का इस्तेमाल कर रहा है, नारकोटिक्स से मुराद वो ड्रग्स ले रहा है जिनका असर दिमाग पे होता है, और दूसरा ग्रुप है जो नारकोटिक्स इस्तेमाल नहीं कर रहा। यानी एक ग्रुप है नारकोटिक्स यूज़ करता है, दूसरा ग्रुप है नारकोटिक्स यूज़ नहीं करता। आपने क्या देखा? जो लोग नारकोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा करते हैं। जो लोग नारकोटिक्स इस्तेमाल नहीं कर रहे वो गुस्सा नहीं करते, या वो उतना गुस्सा नहीं करते जितना नारकोटिक्स वाले करते हैं। ये आपने ऑब्जर्व किया। अब ऑब्जर्व किया तो आपने एक स्टेटमेंट दी कि जो फ्रीक्वेंट यूजर्स हैं नारकोटिक्स के, उनका गुस्सा ज़्यादा है एज कंपेयर टू वो लोग जो नारकोटिक्स इस्तेमाल नहीं करते। आपने स्टेटमेंट दी। आपकी स्टेटमेंट ठीक भी हो सकती है, आपकी स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है। कैसे पता चलेगा? जब आप इसको टेस्ट करोगे, ठीक है। एक दूसरी मिसाल लीजिए। एक कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट का जो डॉक्टर होता है, उसने अपने क्लिनिक में देखा है कि जिन लोगों की उम्र 40 से 60 के करीब है और जिनको एक बार हार्ट अटैक हो चुका है, उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है बाकी पॉपुलेशन से ज़्यादा आता है। ओवैसी उसने चेक किया है। देखें 242 mg/dl ऑब्वियसली ज़्यादा है, नॉर्मल तो 200 से कम होता है ना, नॉर्मल जो लेवल है वो 200 से कम है। अब 242 का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ज़्यादा है, तो उसने अपने हॉस्पिटल में क्या चेक किया है कि जिन लोगों का जो है उम्र 40 से 60 के बीच में, जिनको एक बार हार्ट अटैक हो चुका है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा आता है। अब उसकी बात ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, उसका ये क्लेम है, उसकी ये हाइपोथेसिस है, उसकी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। अच्छा, एक दूसरा डॉक्टर है, वो है ऑर्थोपेडिशियन, यानी हड्डियों का जो डॉक्टर होता है। उसने क्या देखा कि एक होते हैं रूमाटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट, एक होते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट। दोनों ही आर्थराइटिस के पेशेंट हैं। एक को बीमारी है रूमाटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, एक को है ऑस्टियो आर्थराइटिस, मेटाबॉलिक डिजीज़ है। वो ये देखता है कि जो मसल्स का फंक्शन है ना, जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं, उनका जो फंक्शन है, जिन लोगों को रूमाटॉइड आर्थराइटिस था उनका फंक्शन कम है एज कंपेयर टू उनका जिनका ऑस्टियो आर्थराइटिस है। यानी कि दो तरह के पेशेंट्स हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमाटॉइड आर्थराइटिस। वो जो डॉक्टर है उसने ऑब्जर्व किया है जिनको ऑस्टियो आर्थराइटिस है उनके मसल ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिनको रूमाटॉइड आर्थराइटिस है उनके मसल्स कम काम कर रहे हैं। ये तो उसने ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व किया तो उसने अपनी हाइपोथेसिस दे दी। उसकी हाइपोथेसिस ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। ये चेक किया जाएगा जब हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। तो ये एग्जांपल्स हैं कि हाइपोथेसिस होती क्या है। आपने कुछ ऑब्जर्व किया और उसकी एक स्टेटमेंट बना दी, दिस इज हाइपोथेसिस। अब ये मैंने एक अपनी तरफ से स्लाइड ऐड की है और बड़ी ज़रूरी है इसको समझना कि हाइपोथेसिस इज़ फॉल्सिफाइएबल। आपकी स्टेटमेंट के अंदर पोटेंशियल है कि वो गलत साबित हो सकती है। हो सकता है जो आपने ऑब्जर्व किया है वो सच ना हो, वो आपने गलत ऑब्जर्व किया हो। तो हाइपोथेसिस क्या है? फॉल्सिफाइएबल होनी चाहिए। हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकती है, हाइपोथेसिस गलत भी हो सकती है। तो जब भी आप कोई हाइपोथेसिस बनाएं, यानी जब भी आप कोई ऑब्जर्वेशंस करें, क्या है कि जब भी आप कोई ऑब्जर्वेशंस करें तो उसकी आप एक क्या बनाते हैं? हाइपोथेसिस बनाते हो, ठीक है। और फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। अब मेरी बात को गौर से समझिएगा। फ़र्ज़ करें आपकी ऑब्जर्वेशन है कि कुछ लोग जो कि सिगरेट पीते हैं
उन लोगों को बाद में लंग्स कैंसर होता है। ये क्या है? ये आपकी एक हाइपोथेसिस है। आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि तंबाकू नोशी करने वाले लोगों को बाद में लंग्स कैंसर होता है, आपकी ऑब्जर्वेशन है। तो आपने क्या की? हाइपोथेसिस बना दी कि सिगरेट स्मोकिंग कॉज कैंसर। सबसे पहले हाइपोथेसिस लिखनी होती है, सिगरेट स्मोकिंग क्या कॉज करती है? कैंसर कॉज करती है। ये आपकी हाइपोथेसिस है। अब इसको टेस्ट कैसे करोगे? इसको टेस्ट करने का तरीका यह है कि आप इसके ऑपोजिट भी एक स्टेटमेंट दो कि सिगरेट स्मोकिंग, कि जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं, डज नॉट कॉज कैंसर, लाजमी नहीं है कि उनको कैंसर होता है। ये एक आपकी ऑपोजिट स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट क्या दी आपने? सिगरेट स्मोकिंग कैंसर कॉज करती है। उसके खिलाफ आपने स्टेटमेंट क्या दी? सिगरेट स्मोकिंग कैंसर कॉज नहीं करती है। ठीक है, तो जो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशंस थी, जो आपकी अपनी असली वाली स्टेटमेंट थी, वो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। और जो आपने अगेंस्ट उसके एक और स्टेटमेंट दी कि सिगरेट स्मोकिंग डज नॉट कॉज कैंसर, वो है नल हाइपोथेसिस। क्या है? नल हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस की दो टाइप्स हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। जो आपने ऑब्जर्व किया, उसकी आपने एक स्टेटमेंट दी, वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। और फिर उसके अगेंस्ट क्या बनानी होती है? नल हाइपोथेसिस। क्योंकि हो सकता है आपकी बात जो हो गलत हो, तो आपने नल हाइपोथेसिस की भी बात रखनी है। तो एक तरफ होगी नल हाइपोथेसिस और दूसरी तरफ होगी अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस को H0 भी लिखते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को H1 भी लिख सकते हैं। तो अब आपने टेस्ट कैसे करना है? आपने टेस्ट करना होगा नल हाइपोथेसिस को। मेरी बात गौर से सुनिए, टेस्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। अगर तो नल हाइपोथेसिस प्रूफ हो गई कि नल हाइपोथेसिस ठीक है, तो आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई कि नहीं, नल हाइपोथेसिस गलत कह रही है, तो आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी। देखें, दोनों में से एक हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो सकती है, या तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या नल हाइपोथेसिस। लेकिन टेस्ट किसका करेंगे? नल हाइपोथेसिस का। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है तो मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुई, मतलब क्या हुआ? अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है, आपकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी गलत थी। तो अब आप मजीद रिसर्च करेंगे। तो वापस आते हैं अपनी स्लाइडों पे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है जी, दो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस हैं। एक है नल हाइपोथेसिस, एक होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को कहते हैं H0, अल्टरनेट को कहते हैं H1 या HA। क्या होता है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक क्लेम होता है, एक ऐसा क्लेम जो आपके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशंस कहती हैं कि एक मीन है पॉपुलेशन का और एक मीन है आपकी हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू का, और आप कहते हैं कि हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू पॉपुलेशन वैल्यू के इक्वल नहीं है। ये क्या है? ये आपका एक ऑब्जर्वेशन है। अब इसके ऑपोजिट क्या होगी? नल हाइपोथेसिस। आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है? कि जो x बार है वो म्यू के इक्वल नहीं है। आपकी हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू आपके पॉपुलेशन वैल्यू के इक्वल नहीं है। ये आपने सोचा, आपने ऑब्जर्व किया। खिलाफ स्टेटमेंट क्या होगी? कि मीन ऑफ द पॉपुलेशन इक्वल है, बिल्कुल उसके अगेंस्ट, कि x बार इक्वल है आपके म्यू के। तो ये नल हाइपोथेसिस हो गई। तो क्या करेंगे? जो भी आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी उसके खिलाफ आप एक नल हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे, और फिर टेस्ट किसका करेंगे? नल हाइपोथेसिस का टेस्ट करेंगे। अगर तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तो क्या मुराद है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस नॉट रिजेक्ट है, यानी रिजेक्ट नहीं हुई, तो मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो गई है। अब देखिए एग्जांपल्स से आपको एक बार फिर क्लियर करवाएं। एक तरफ लिखी है आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस और उसके खिलाफ नल हाइपोथेसिस। पहले अल्टरनेट को देखिए। आपकी हाइपोथेसिस क्या थी? कि दो ग्रुप्स थे, एक वो ग्रुप जो नारकोटिक्स का इस्तेमाल करता है, दूसरा जो नारकोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करता। आपने देखा है कि जो लोग नारकोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं
उनको बहुत गुस्सा आता है। जो लोग नारकोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते उनको उतना गुस्सा नहीं आता। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। जो लोग नारकोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा गुस्सा है उन लोगों के जो लोग नारकोटिक्स इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसके नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी? नल हाइपोथेसिस बनेगी कि जो लोग नारकोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और जो लोग नारकोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते दोनों का गुस्सा बराबर है। या तो जो लोग नारकोटिक्स इस्तेमाल नहीं कर रहे उनका गुस्सा इनसे ज़्यादा है जो लोग नारकोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट है। अल्टरनेट क्या है? आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या है कि जो लोग नारकोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे वो ज़्यादा गुस्सा करते हैं उन लोगों से जो नारकोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट क्या है कि जो लोग नारकोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते उनको ज़्यादा गुस्सा आता है बजाय उसके कि जो लोग नारकोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या थी कि 2 तरह के आपके पास पेशेंट्स हैं। जिन लोगों को एक बार हार्ट अटैक हो चुका है, जो 40 से 60 साल की उम्र के हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा है। उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है? इंक्रीज्ड है नॉर्मल पॉपुलेशन से। ये क्या था? ये एक कार्डियोलॉजिस्ट की ऑब्जर्वेशंस थी और उसकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस थी। नल हाइपोथेसिस बिल्कुल इसके अगेंस्ट बन जाएगी। वो क्या है कि जिन लोगों को एक बार हार्ट अटैक हो चुका है उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बाकी पॉपुलेशन से कम है। बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट आ गई है। इसके बाद अगर आप ये थर्ड एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें भी अगर आप देखें तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस दिए हुए हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस कह रहा है कि द मीन बैलेंस स्कोर टू असेस मसल फंक्शंस। मसल फंक्शन देख रहा है बिटवीन 2 पेशेंट्स, एक है रूमाटॉइड आर्थराइटिस का और एक है ऑस्टियो आर्थराइटिस का। तो क्या कह रहा है कि इस तरह से 2 तरह के पेशेंट्स होते हैं, एक होता है रूमाटॉइड आर्थराइटिस, एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो वो ये कह रहा है कि जो मसल फंक्शन है ना वो रूमाटॉइड आर्थराइटिस वालों का कम है एज कंपेयर्ड टू ऑस्टियो आर्थराइटिस। दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसका अगर आप ये नल हाइपोथेसिस चेक करते हैं तो नल हाइपोथेसिस बिल्कुल ऑपोजिट है। नल हाइपोथेसिस कह रहा है कि जो रूमाटॉइड आर्थराइटिस है उनका फंक्शन ज़्यादा है मसल्स का एज कंपेयर्ड टू ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात की जा रही है, यानी रूमाटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट इज ग्रेटर देन द और इक्वल टू द ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो अब तक आपको मैं क्या समझा रहा हूँ कि नल हाइपोथेसिस होती है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है, और आपकी जो ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड हाइपोथेसिस है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, उसके अगेंस्ट होती है नल हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म्स में कैसे लिखते हैं? ये जो H0 है दिस इज फॉर नल हाइपोथेसिस और HA या H1 ये क्या होता है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। तो ये जो पहली फिगर है ये स्टैटिस्टिक्स है और जो दूसरी फिगर है ये पैरामीटर है। तो आप क्या फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो कहती है कि स्टैटिस्टिक्स इज़ लेस देन पैरामीटर। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा? उसके ऑपोजिट होगा, स्टैटिस्टिक्स इज़ ग्रेटर देन पैरामीटर। या कोई दूसरी एग्जांपल देखें, ये पहली एग्जांपल है, ये दूसरी एग्जांपल है। आप कहते हो कि स्टैटिस्टिक्स इज़ ग्रेटर देन पैरामीटर, तो उसकी नल हाइपोथेसिस क्या होगी? स्टैटिस्टिक्स इज़ लोअर देन पैरामीटर। इसी तरह थर्ड ऑप्शन में देखें, स्टैटिस्टिक्स इज नॉट इक्वल टू पैरामीटर, तो उसकी नल क्या होगी? स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू पैरामीटर। तो इस तरह से नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। एक दूसरी एग्जांपल देखें, फर्ज कीजिए कि आपका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो कहता है कि मीन इज नॉट इक्वल टू 45। तो नल हाइपोथेसिस कह रही है मीन इज इक्वल टू 45। अगर आप कहना चाहें अल्टरनेट में मीन इज ग्रेटर देन 45 तो नल क्या कहेगी? मीन इज स्मॉलर देन 45। अगर आप कहना चाहें मीन इज स्मॉलर देन 45 तो नल कहेगी मीन इज ग्रेटर देन 45। तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात की जाती है। अब एक और चीज़ देखें, इसमें आती है हाइपोथेसिस की डायरेक्शन। हाइपोथेसिस या तो डायरेक्शनल होती है या नॉन डायरेक्शनल होती है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये आपके पास एक मीन है। अब अगर आप मीन से ग्रेटर की बात कर रहे हो तो ग्रेटर इस लेवल पे आता है, और अगर आप मीन से स्मॉलर की बात करो तो स्मॉलर लेफ्ट साइड पे आता है। यानी राइट साइड पे ग्रेटर वैल्यूज़ हैं, लेफ्ट साइड पे स्मॉलर वैल्यूज़ हैं। अगर आप कहें, ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है,
अगर आप कह दें अल्टरनेट हाइपोथेसिस में कि आपका जो मीन है इट इज ग्रेटर देन पैरामीटर, तो यानी कि आप राइट डायरेक्शनल बात कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कह दो मीन इज स्मॉलर देन पैरामीटर, तो आप लेफ्ट डायरेक्शन में बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप कह दो कि मीन इज नॉट इक्वल टू पैरामीटर, यानी मीन पैरामीटर के इक्वल नहीं है, तो फिर आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो? आया मीन पैरामीटर से बड़ा है कि मीन पैरामीटर से छोटा है? कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो? तो ऊपर वाली जो दो एग्जांपल्स थी ना, ग्रेटर देन या स्मॉलर देन, ये या तो आप अपर लेवल पे जा रहे थे राइट साइड पे, यानी एक डायरेक्शन थी, या लोअर साइड पे यानी वो भी एक डायरेक्शन, या तो वन टेल्ड है, या तो राइट साइड पे जा रहे हो या लेफ्ट साइड पे जा रहे हो। लेकिन जब आप बात करोगे कि मीन इज नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल से क्या मतलब है? आया ग्रेटर है या छोटा है? तो यानी यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो ये टू टेल्ड होता है। हाइपोथेसिस वन टेल्ड भी हो सकता है और टू टेल्ड भी हो सकता है। इन्हीं हाइपोथेसिस की अब अगर आप देखें नल हाइपोथेसिस, तो पहली क्या थी? स्टैटिस्टिक्स इज ग्रेटर देन पैरामीटर। यहाँ क्या है? स्टैटिस्टिक्स इट इज लोअर देन पैरामीटर। तो अगर ये वाला आपने देखा है राइट टेल्ड था राइट साइड पे, तो ये वन टेल्ड है लेकिन लेफ्ट साइड पे। अब ये देख लें क्या कह रहे हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस दूसरे एग्जांपल में कि स्टैटिस्टिक्स इज स्मॉलर देन पैरामीटर, तो उसके ऑपोजिट क्या हो गया? स्टैटिस्टिक्स इज ग्रेटर देन पैरामीटर। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे जा रहे थे, ये वाला राइट साइड पे जाएगा, ये भी वन टेल्ड है, लेकिन यहाँ पे वंस अगेन वहाँ पे नॉट इक्वल टू था और टू टेल्ड था, यहाँ पे उसके ऑपोजिट होगा, इक्वल टू होगा और ये भी टू टेल्ड होगा। अब अंडरलाइंग assumptions फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऑफ पॉपुलेशन मीन। अब हमने उस तरफ मूव करना है कि हमें ये पता चल गया कि एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस है और एक जो है आपके पास दैट इज नल हाइपोथेसिस। अब हम टेस्ट करने की तरफ चलते हैं कि हम इन हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक सैंपल का पता होना चाहिए। आप एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल उठाओगे, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है उस सैंपल साइज क्या है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशंस और उसकी वेरिएंस देखेंगे। ये तो आपको पता ही है, हर एक पॉपुलेशन की एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक की जाती है। सबसे पहले जब आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया तो आपने क्या करना है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस बना लेनी है। उसके बाद क्या करेंगे? एक सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड करोगे। सिग्निफिकेंस लेवल कोई नई चीज़ नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल का पता है ना, आपने पढ़ा हुआ है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो सिग्निफिकेंस लेवल वही कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहा है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर 95% है तो सिग्निफिकेंस लेवल पीछे बच गया 5%, ठीक है जी। इसी तरह अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% था तो पीछे सिग्निफिकेंस लेवल 1% है, और अगर आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% है तो पीछे सिग्निफिकेंस लेवल 10% है, ठीक है। तो ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, कुछ एजम्पशंस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा टेस्ट स्टेटिस्टिक्स फार्मूला, आपको जी स्कोर का फार्मूला याद है? जी स्कोर इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइड बाय एन अंडर द रूट। ये टेस्ट स्टेटिस्टिक्स का फार्मूला आपने अप्लाई करना है। पहले भी यही फार्मूला अप्लाई करते थे, अभी भी वही करना है। एक एक्स्ट्रा चीज़ दैट इज रिजेक्शन रीजन, या इसको क्रिटिकल रीजन कहते हैं। ये चीज़ बताना बड़ी ज़रूरी है, इस चीज़ को समझाना बड़ी ज़रूरी बात है। वो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये क्रिटिकल रीजन क्या होता है, ठीक है। और जब क्रिटिकल रीजन आ जाए तो इस क्रिटिकल रीजन के बेस पर आप एक डिसीजन लेते हो। डिसीजन लेते हो कि आया आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हुई कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुई। ये डिसाइड करेंगे आप क्रिटिकल रीजन के बेस पर, ठीक है। अब मैं आपको ये क्रिटिकल रीजन एक वाइट स्क्रीन पे समझाता हूँ, ज़रा आप गौर करें। फर्ज कीजिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ गया, कोई भी आपके पास एक मीन आ गया और आपको कहा जा रहा है कि आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 95% रखिएगा, ठीक है। सॉरी, आप इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है 95% रखें। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% का जी स्कोर तो हम जानते हैं कि -1.96 और +1.96 होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या था कॉन्फिडेंस इंटरवल का? कि ये जो रीजन है ना हमारे पास, ये वाला बीच वाला रीजन, हमारी जो ट्रू वैल्यू है इट लाइज इन बिटवीन दिस रीजन एंड वी आर 95% कॉन्फिडेंट, याद है आपको। लेकिन ये जो बाहर वाला रीजन है, ये वाला रीजन,
जो कि -1.96 से कम है या +1.96 से ज़्यादा है, यानी बिलो रीजन और अबव रीजन। इस रीजन को हम क्या कहते हैं? इस रीजन को हम कहते हैं क्रिटिकल रीजन। ये दरअसल हमारे पास क्रिटिकल रीजन होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी आप कैलकुलेशन करते हैं उसमें जी स्कोर आपके पास आता है, अगर तो आपका जी स्कोर इसके बीच में आ रहा है, ठीक है, अगर आपका जी स्कोर इस 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में आ रहा है तो आप ये बात कह सकते हैं कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट नहीं हुआ। अगर इस बात को गौर से समझिए, अगर जी स्कोर इस रीजन के बीच में आता है, -1.96 और +1.96 के इन बिटवीन आता है, तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर आपका जी स्कोर -1.96 से कम है, इस रीजन में फॉल करता है, या +1.96 से ज़्यादा है, इस रीजन में फॉल करता है, तो दैट मीन्स कि आपका जी स्कोर फॉल कर रहा है क्रिटिकल रीजन में। अगर कोई ऐसी रीजन आ जाती है तो आपका जो नल हाइपोथेसिस था, योर नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है। और जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्रिटिकल रीजन की इंपॉर्टेंस है, उसकी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब मैं सिग्निफिकेंस निकालता हूँ। कॉन्फिडेंस इंटरवल जब 95% होता है तो पीछे 5% रह जाता है। ये 5% जो है ना, 5%, ये दरअसल सिग्निफिकेंस है। तो आप देख लें 5% से बनते हैं 0.05, ठीक है, ये होता है 5%। अब अदर रीजन इधर है, इसको हम कहते हैं अल्फा, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 0.05। अदर रीजन इधर है और अदर रीजन इधर है, तो यानी अल्फा जो है वो दो पे डिवाइडेड है, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। तो मैं क्या करता हूँ, अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0.05 डिवाइड बाय 2, इसका आंसर होगा 0.025, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस लेवल पे फॉल करता है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका हाइपोथेसिस है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, उसको आप रिजेक्ट कर लेंगे, और नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम आ जाए सॉल्व करें, सबसे पहला काम है राइट डाउन योर हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिख लीजिए और नल हाइपोथेसिस लिख लीजिए। फर्ज करें अल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि स्टैटिस्टिक्स इज ग्रेटर देन पैरामीटर, तो आपने लिखा। इसके ऑपोजिट में नल हाइपोथेसिस लिखेंगे, स्टैटिस्टिक्स इज लोअर देन और इक्वल टू पैरामीटर। फर्ज कीजिए आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस है स्टैटिस्टिक्स इज नॉट इक्वल टू पैरामीटर, तो नल हाइपोथेसिस होगा स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू पैरामीटर। तो पहला स्टेप क्या है, हाइपोथेसिस लिखें। हाइपोथेसिस है क्या? ये एक स्टेटमेंट होती है, तो क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है तो आपको लिखनी पड़ेगी, आप इसको लिखें। दूसरा, सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड कर लें। क्या आप 95% से सिग्निफिकेंस देखेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% देखेंगे या 99% देखेंगे? इसमें सिग्निफिकेंस लेवल कितना है? 95% में सिग्निफिकेंस लेवल देखें तो 0.05 है, 90% में देखें तो 0.1 है, 99 में देखें तो 0.01 है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस लेवल लाजमी डिसाइड करें। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप होता है अप्लाई द जी स्टैटिस्टिक्स फार्मूला। जी स्टैटिस्टिक्स फार्मूला क्या है? z इज इक्वल्स टू x बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर √n। ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए, ये सारे फार्मूले सेम होते हैं। और चौथा काम क्या है? अब आपने क्रिटिकल रीजन डिसाइड कर लेना है। क्रिटिकल रीजन क्या है कि अगर क्रिटिकल रीजन में आपका जी स्कोर फॉल किया तो आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। या तो यहाँ फॉल किया या यहाँ फॉल किया तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है। अगर आपका जी स्कोर इनसाइड दिस रीजन, इनसाइड द कॉन्फिडेंस इंटरवल लाई किया तो नल हाइपोथेसिस जो है रिजेक्टेड नहीं है। तो अब देखते हैं एक और चीज। मैंने बात की कि 2 टेल्ड हाइपोथेसिस होती है और 1 टेल्ड हाइपोथेसिस होती है, उस पर थोड़ा गौर करें। फर्ज कीजिए सिग्निफिकेंस लेवल हमने सिलेक्ट किया है 5%, लेट सपोज, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 5% अगर 2 टेल्ड है तो अदर 5% इधर है और अदर 5% इधर है, तो
इधर कितना आएगा, देखें 5% होता है 0.05, उसका आधा होगा 0.025, तो अल्फा बाई 2 0.025 इधर और अल्फा बाई 2 0.025 इधर, और जो इंटरवल रेंज है वो है 1.96 प्लस 1.96 माइनस। लेकिन अगर आपने 1% सिलेक्ट किया है, सिग्निफिकेंस लेवल 1% है, तो 1% तो 0.01 होता है, लिहाजा 0.01 का जब आप आधा करेंगे तो 0.005 इधर और 0.005 इधर, तो आधा आधा हो गया, और बीच में रेंज क्या आ रही है 2.58 इधर 2 माइनस 2.58 इधर। ये 2.58 कहाँ से आया, ये 99% का इंटरवल है। अब ये तो टू टेल्ड था ना, फर्ज कीजिए मैं बात करता हूं वन टेल्ड। वन टेल्ड से मुराद या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, ठीक है, मैं वन टेल्ड की बात कर रहा हूं। अब अगर आपका जो कोई भी हाइपोथेसिस है वो बात करता है ग्रेटर देन की, तो ग्रेटर देन राइट साइड पे है, लेफ्ट पे बात ही नहीं कर रहा, तो जब आप राइट साइड पे बात करेंगे तो सिग्निफिकेंस टोटली कितनी आएगी 0.05 राइट साइड पे आएगी, क्योंकि आपकी हाइपोथेसिस सिर्फ ग्रेटर देन की बात कर रही है, ठीक है, तो इधर आ गई, उस साइड पे हम जा ही नहीं रहे। और एक और बात, इसमें जो रेंज आती है फिर वो 1.96 नहीं आती बल्कि 1.64 आती है, ठीक है। अब आप देखें लेफ्ट साइड पे भी सिमिलर केस है, वही अल्फा 0.05 और यहाँ पे 1.64 माइनस में आ गया, बिल्कुल वही, आप राइट साइड पे गए ही नहीं। क्यों, हो सकता है आपका एक्स बार जो है वो लेस देन पैरामीटर होता है, लेस देन पैरामीटर जो होता है वो लेफ्ट साइड पे आता है, उसमें राइट साइड तो आती ही नहीं है ना। सिमिलरली 99% का देख लें, 99% अगर राइट साइड पे है तो देखें अल्फा 0.01 सारा एक साइड पे आ गया और यहाँ पे आएगा 2.33, और यही राइट लेफ्ट साइड पे होता तो अल्फा 0.01 सारा लेफ्ट साइड पे आता और माइनस 2.33 आ जाता, ठीक है। तो आप उसको एक साइड पे रखेंगे, अगर वो लेफ्ट टेल्ड है या वो राइट टेल्ड है या वो जो है दोनों टू साइडेड है, ठीक। तो इस बात को ज़्यादा बेहतर आप समझ सकेंगे जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कुछ वैल्यूज़ हैं। सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95%, तो अगर तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कहीं पे 95% है, सिग्निफिकेंस 0.05 है, तो देखें अगर तो वो टू साइडेड बात हो रही है तो 1.96 में कैलकुलेट करेंगे, अगर वन साइडेड बात हो रही है तो 1.645 में कैलकुलेट करेंगे। एंड सिमिलरली अगर वो 99% पे बात कर रहा है तो उसमें भी ख्याल रखिए, टू साइडेड के लिए तो ठीक है 2.58 होता है, हमें ज़ुबानी याद है ये वैल्यू, वन साइडेड है तो 2.33 या 2.32, वो नॉर्मल 2.33 हमने देखा है। और सेम केस है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल का, जिसकी बहुत ही कम रेंज होती है, ज़्यादातर 90% को यूज़ भी नहीं करता, लेकिन एनी हाउ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, डबल साइडेड है तो 1.645, ये पुरानी बातें जानते हैं, 3rd चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। वन साइडेड हुआ तो 1.28 हम रखेंगे रेंज। अब आखिरी स्टेप कंक्लूजन, जिसे मैंने कहा कि अगर आपका जी स्कोर कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज के अंदर अंदर आता है तो नल हाइपोथेसिस आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका जी स्कोर इस क्रिटिकल रीजन के अंदर आ जाता है तो आप अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर लेते हैं, सही है। तो मैंने क्या कहा, अगर तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है, लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहां आप गौर कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट रहता है, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ। मैं कहीं पे भी ये वर्ड यूज नहीं करता कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ। अब इसकी रीजन को जरा समझिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ये क्यों नहीं कहता कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है। देखिए रीजन ये होती है, मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, यानी आपने या किसी भी रिसर्चर ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना। अब ऐसा तो नहीं है कि वो ऑब्जर्वेशंस गलत हैं या उसकी हाइपोथेसिस ही गलत है, ठीक है। हो सकता है कि उसने जो डाटा कलेक्ट किया वो इनफ नहीं है, अभी इतना डाटा कलेक्ट नहीं हुआ या इतने एविडेंसेस नहीं आए कि उसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो।
लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता कि नल हाइपोथेसिस हमने एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि आप मजीद रिसर्च कीजिए, मजीद डाटा कलेक्ट कीजिए और मजीद एविडेंस निकालिए। तो इसका मतलब ये होता है, दैट्स व्हाई आई विल नेवर से कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, ऐसा हम नहीं कहते। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे ताकि आपका इस चैप्टर के ऊपर जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं थोड़ी कमांड बैठे कि हम बेसिकली प्रैक्टिकली ये क्या होता है। तो प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन है, उसमें ये कहते हैं कि एक हॉस्पिटल में 36 पेशेंट्स हैं, ठीक है, 36 पेशेंट्स। वो 36 पेशेंट्स एक एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे थे। तो एक नर्स है जिसने ऑब्जर्व किया है कि जो लोग एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं ना, उनका क्रेटिनिन लेवल 1.2 आता है, और जो लोग एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करते उनका क्रेटिनिन लेवल 1.0 आता है। तो इन दोनों के बीच में तो फ़र्क है। तो एक हाइपोथेसिस बनाई एक नर्स ने, लेट सपोज कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनाई उसने, उसके ऑब्जर्वेशंस क्या है, जो लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटीबायोटिक यूज़ कैन कॉज क्रेटिनिन लेवल टू इंक्रीज है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाता है। तो इसके नल हाइपोथेसिस भी तो बनाना पड़ेगा। नल हाइपोथेसिस क्या है कि एंटीबायोटिक यूज से क्रेटिनिन लेवल इंक्रीज नहीं होता। तो पॉपुलेशन का क्रेटिनिन लेवल क्या है, 1 है। लिहाजा अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनी कि HA अल्टरनेट हाइपोथेसिस में जो म्यू है इट इज नॉट इक्वल टू 1, यानी 1 से बड़ा है ना, तो इक्वल टू 1 नहीं है। जबकि नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि नहीं, कोई फर्क नहीं है। नल हाइपोथेसिस क्या है कि म्यू इज इक्वल टू 1, यानी 1 जो जनरल पॉपुलेशन का क्रेटिनिन लेवल है वही आपके पेशेंट्स का भी लेवल है। तो इस तरह से हाइपोथेसिस बन गई। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर सिग्निफिकेंस अप्लाई करेंगे। सिग्निफिकेंस आ गई 0.05, यानी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। अब स्टेटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे। एक्स बार क्या है 1.2, म्यू क्या है 1 है, तो 1.2 - 1 और ये सिग्मा 0.4 था। पॉपुलेशन साइज 36 लोग थे। तो जब सॉल्व किया आंसर आया 3। अब आप खुद देखें जी स्कोर 3 है। आप ज़रा चेक कीजिए कि क्या 3 आपके रेंज में फॉल करता है। इस तरह से जब आप बनाएंगे तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल था, आपको सिग्निफिकेंस से ही पता चल रहा है। तो यहाँ पे -1.96 है, यहाँ पे आएगा +1.96। तो 3 क्या इस रीजन के बीच में फॉल करता है? ऑब्वियसली 3 तो इससे बड़ा है, तो 3 तो कहीं यहाँ फॉल करता है। और ये जो बाहर वाला रीजन है दैट रीजन इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन। सो आपका जो जी स्कोर है इट इज फॉलिंग इन द क्रिटिकल रीजन, और अगर जी स्कोर क्रिटिकल रीजन में फॉल करता है तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है इसका मतलब है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, जिससे क्या मुराद है कि एक्स बार या म्यू इज नॉट इक्वल टू 1, जिसका मतलब कि द एंटीबायोटिक्स आर कॉजिंग द क्रेटिनिन लेवल टू इंक्रीज। एंटीबायोटिक्स के यूज से किडनी पे बुरा असर पड़ रहा है, क्रेटिनिन का लेवल बढ़ रहा है। तो इस तरह से आपने प्रूफ किया, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे बनाया गया है कि आप देख सकते हैं -1.96 + 1.96 आपका आंसर था 3। तो 3 इस रीजन में फॉल कर रहा है। कंक्लूजन देखिए क्या कहते हैं, द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट Z calculated is equal to 3 falls in the rejection region, यानी critical region. So we are rejecting our null hypothesis at कितने significance 0.05 significance level, and we have enough evidence to conclude, हमारे पास evidence है कि हम ये बात कर सकें कि क्रेटिनिन लेवल पॉपुलेशन का उन और पेशेंट्स का जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं आपस में डिफरेंट है। तो ये आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है। एक दूसरी एग्जांपल पे आते हैं। कहते हैं कि कुछ पेशेंट्स हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले, यानी उनके थ्रम्बस बनता है, उनका टेस्ट किया गया APTT, ये क्लॉटिंग टाइम चेक करते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग टाइम कितना है। तो उन्होंने ये देखा है कि जिन लोगों को DVT है, यानी जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट हैं, उनका जो क्लॉटिंग टाइम है वो 50 सेकेंड्स है। APTT में 50 सेकेंड आता है। और जिन लोगों को डीप वेन थ्रोम्बोसिस नहीं है, जनरल पॉपुलेशन है, उनका क्लॉटिंग टाइम 53 सेकेंड्स है। तो हमने ये देखना है कि क्या DVT में 50 सेकेंड्स, यानी कि DVT में जो APTT लेवल है वो कम होता है या नहीं होता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सैंपल साइज कितना लिया गया
30 पेशेंट्स का सैंपल साइज लिया गया। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 7 सेकेंड्स की स्टैंडर्ड डेविएशन है और कहता है कि इफ द मीन एपीडीटी इन दिस ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन, क्या है कि आपके पास कह रहे हैं कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। वो क्या कहता है कि मुझे ये बताओ कि क्या एक्स बार इक्वल टू है कि नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि एक्स बार जो है इट इज़ नॉट इक्वल टू 53, लेकिन नल हाइपोथेसिस क्या कहेगा? नल हाइपोथेसिस कहेगा कि एक्स बार इज इक्वल टू 53। ठीक है, नल हाइपोथेसिस ये कहेगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो 53 के इक्वल नहीं है, 50 है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस है। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस हमारी बन चुकी है, ये आपका स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला है जो आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप देखें नल हाइपोथेसिस क्या है, म्यू इज इक्वल टू 53 सेकेंड्स, जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज म्यू इज नॉट इक्वल टू 53 सेकेंड्स। सो सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 अप्लाई करेंगे, स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई किया, आंसर आया -2.35, यानी यहाँ आपने क्या पुट किया 50, इधर क्या पुट किया 53, इधर पुट करेंगे 7 और यहाँ 30 है तो 30 का अंडर रूट लेंगे, सॉल्व करेंगे -2.35। तो चेक कीजिए -2.35 कहाँ फॉल करता है। ये देखें यहाँ पे है -1.96, यहाँ है +1.96, -2.35 तो कहीं यहाँ पे फॉल कर रहा है जो कि क्रिटिकल रीजन है, रिजेक्शन रीजन है। तो क्योंकि आपका जी स्कोर कितना है -2.35 इस रीजन में है, therefore the null hypothesis is rejected and alternate hypothesis एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, इस रीजन में कहीं ना कहीं आपका फॉल कर रहा है -2.35। बात समझ गए? तो ये कंक्लूजन लिखा आपने कि कैलकुलेटेड वैल्यू फॉर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है -2.35, इट फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन। जी लेफ्ट साइड पे रिजेक्शन रीजन में था। सो हम क्या कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस को 5% सिग्निफिकेंस पे रिजेक्ट कर रहे हैं। एंड वी हैव, हमारे पास एविडेंस है कि एपीटीटी जो डीवीटी का है वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन। अब आपको एक क्वेश्चन के तौर पे कुछ क्लास वर्क दिया गया है, 1-2 क्वेश्चंस हैं, आपने खुद सॉल्व करने हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, आपने खुद सॉल्व करने हैं और उसके बाद इस वीडियो के एंड पे मैं सॉल्व भी करवा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन है जिसमें पाकिस्तान के एमफिल के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 75 इंचज़ है, फिर और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। फिर उन्होंने कहा कि पेशावर में कुछ एमफिल के स्टूडेंट्स लिए गए, 16 एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो हाइट है वो 72 इंचज़ है। तो आपसे सवाल पूछता है कि आप मुझे बताओ क्या ये जो हाइट पेशावर के एमफिल के स्टूडेंट्स की है ये पाकिस्तान की जनरल पॉपुलेशन से कम है? ये सवाल पूछा गया। तो पूछते हैं कि हाइपोथेसिस क्या बनेगी। पहला तो आपने ये जवाब देना है कि आपकी हाइपोथेसिस क्या बनेगी, और दूसरा आपको ये बताना है क्या आपकी हाइपोथेसिस 1 टेल्ड होगी या 2 टेल्ड होगी। पहले तो खुद सोचिए इस क्वेश्चन पे, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी और नल हाइपोथेसिस क्या होगी। पहले तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में 75 इंचज़ ये तो नॉर्मल एमफिल स्टूडेंट्स की हाइट है जो ली गई है 10 स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। एमफिल जो पेशावर के लोग हैं 16 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट 72 इंचज़ है। क्वेश्चन क्या है, इज द हाइट ऑफ दीज स्टूडेंट्स लेस देन द स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो आप क्या बनाएंगे कि आपका जो एक्स बार है वो क्या है, वो लेस देन है 75। ठीक है, ये आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी कि आपका जो एक्स बार है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 75। तो पहले तो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस क्या बन गई कि स्टूडेंट्स ऑफ पेशावर, एमफिल स्टूडेंट्स जो हैं ऑफ पेशावर, देयर हाइट इज लेस देन पाकिस्तान जनरल एमफिल पॉपुलेशन। वो तो आपकी हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट है। 1 टेल्ड है या 2 टेल्ड है, ये अब आप देखें आपकी हाइपोथेसिस कहाँ जा रही है, लोअर साइड पे जा रही है, यानी आप लोअर साइड पे चेक करोगे तो आपकी क्या है 1 टेल्ड हाइपोथेसिस है। आप दोनों साइड्स पे नहीं चेक कर रहे, 1 टेल्ड हाइपोथेसिस चेक कर रहे हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहते हैं कि सपोज कीजिए कि चेस्ट सरकमफेरेंस है फीमेल का, जब छोटी बच्चियां पैदा होती हैं तो उनका जो चेस्ट सरकमफेरेंस है वो यानी जो चेस्ट साइज है 35 सेंटीमीटर होता है और 2 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड डेविएशन है।
अब क्या हुआ, एक टेस्ट किया गया, खैबर एजेंसी के कुछ 50 बेबी गर्ल्स को देखा गया, उनका चेस्ट साइज देखा तो 32.5 सेंटीमीटर था। अब वो ये देखना चाह रहे हैं कि ये 35 से तो कम है, तो वो ये देखना चाह रहे हैं क्या ये 32.5 जो खैबर एजेंसी के बेबीज़ का जो चेस्ट साइज है वो कम है फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन। तो क्या आप इसको आपने टेस्ट करना है, तो पहले तो आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाइए, फिर नल हाइपोथेसिस बनाइए। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में आप क्या कह रहे हैं कि जो एक्स बार है इट इज लेस देन द 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, जो एक्स बार है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, ठीक है। सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको गिवन है, एन साइज भी गिवन है, तो बस कैलकुलेट करना शुरू कर दें। इसके ऊपर आप जी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर लें, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, तो ये फार्मूला है, आप इसके ऊपर अप्लाई कीजिए और इसका कैलकुलेशन करें। तो देखें z इज इक्वल टू एक्स बार कितना है, एक्स बार है आपके पास 32.5, और अगर आप देखिए माइनस करेंगे 35 से, डिवाइड करेंगे सिग्मा कितना है, सिग्मा आपका 2 है, 2 डिवाइड करेंगे अंडर द रूट कितनी बेबी गर्ल्स हैं, 50 बेबी गर्ल्स हैं, अंडर रूट द 50 जो होता है वो 7.07 के इक्वल होता है। तो अगर आप देखें ऊपर वाला माइनस करेंगे तो माइनस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7.07 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अगर आप ये अप्लाई करें आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -8.83, ये आपके पास इसका आंसर है। अब आप जी स्कोर को देख लें, ये माइनस में आ रहा है, तो इस तरह से आपने ये ड्रॉ किया अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप की, मैंने थोड़ी शायद अजीब सी ड्रॉ की है, -1.96 प्लस 1.96, आपका आंसर है -8। इधर कहीं आपका बहुत ही क्रिटिकल रीजन में फॉल करता है, जिसका मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। तो नल हाइपोथेसिस आपकी करेक्ट है, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपकी करेक्ट है कि जो आपके टेस्ट सैंपल है जो खैबर एजेंसी से 50 गर्ल्स ली गई हैं उनका चेस्ट साइज जनरल पॉपुलेशन के चेस्ट साइज से छोटा है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है शायद, कि आपको कहा जाता है कि 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, 2 ग्रुप्स हैं और उन दोनों ग्रुप्स को हार्ट अटैक हुआ है, ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ। एक ऐसे ग्रुप है जिसको हार्ट अटैक के बाद एक खास किस्म की मेडिसिन दी गई और दूसरे ग्रुप को वो मेडिसिन नहीं दी गई। तो जिस ग्रुप को मेडिसिन दी गई उनके जो हार्ट में इन्फार्क्शन साइज था ना वो छोटा हो गया, 16 मिलीमीटर का हो गया। लेकिन जिस ग्रुप को वो ड्रग नहीं दी गई तो उनके हार्ट में जो इन्फार्क्शन साइज था वो हो गया 25 मिलीमीटर का। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये ड्रग इफेक्टिव है या नहीं है, इस सवाल का आपने जवाब देना है। तो ये जो एग्जाम्पल, ये जो टेस्ट हुआ था इसमें जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन था वो 10 स्टैंडर्ड डेविएशन 10 मिलीमीटर पे, ठीक है। 50 पेशेंट्स लिए गए थे, कुछ 50 पेशेंट्स को ड्रग दी गई और बाकियों को ड्रग नहीं दी गई। तो जी स्कोर का अगर चेक करें, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर एन, ठीक है। तो अगर आप देख लें एक्स बार जिनको ड्रग दी गई उनका 16 मिलीमीटर का इन्फार्क्शन है, जिनको ड्रग नहीं दी गई उनका 25 मिलीमीटर का इन्फार्क्शन है, सिग्मा 10 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है और 50 लोग हैं। तो आप अगर ये क्वेश्चन इसका अगर आप आंसर निकालेंगे तो इसका जब हम आंसर देखते हैं -6.36, अब ये इसका आंसर आ रहा है -6.36। अब इसको ज़रा चेक करें कि फ़र्ज़ कीजिए ये आपके पास है -1.96, ये आपके पास यहाँ पे है +1.96, आपका आंसर -6 में है, यानी इधर है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रीजन में। दैट मीन्स कि द नल हाइपोथेसिस क्या हो गई है, रिजेक्ट हो गई है। नल हाइपोथेसिस क्या कहती थी कि द ड्रग इज नॉट इफेक्टिव,
अल्टरनेट हाइपोथेसिस, सॉरी हमें हाइपोथेसिस पहले से कैलकुलेट करनी चाहिए। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि ड्रग इफेक्टिव है। नल हाइपोथेसिस क्या है कि ड्रग इफेक्टिव नहीं है। तो जब आपका जी स्कोर क्रिटिकल रीजन में आ गया तो आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। दैट मींस कि आपकी ड्रग इफेक्टिव है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है, दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, यूनिट नंबर 7 हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसमें हमने पढ़ा अल्टरनेट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, क्रिटिकल वैल्यू, सिग्निफिकेंस लेवल, ये सारी चीजें हमने समझी हैं। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कांटेक्ट करना चाहें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। 7 यूनिट्स हमारे बायोस्टैट्स के कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।